नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में फिर से बात आधी आबादी की, नारी शक्ति की। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। आज देर रात तक राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की संस्तुति भी हो जाएगी और कानून भी बन जाएगा। तो क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा? 33% सीटें लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए आरक्षित हो जाएंगी क्या? आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे भाई कानून किस लिए ला रहे हैं, ये हो जाएगा। पर अगला सवाल, कब होगा? 2024 में हो जाएगा क्या, या 2029 में होगा, या 2034 भी हो सकता है, और गुंजाइश 2039 की भी है क्या? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, बौरा गए हो क्या? 15 साल की अवधि के लिए तो यह कानून ही लाया जा रहा है। वो 15 साल तो 2038 में हो जाएंगे, यानी कि 2039 के लिए फिर संसद की इजाजत की जरूरत होगी। पर मैं कोई काइट फ्लाइंग नहीं कर रहा हूं, पतंगबाजी नहीं कर रहा हूं, ना मेरी आदत है ना फितरत है। यह जो कानून बनने जा रहा है, राज्यसभा में भी जैसे लोकसभा में 454 लगभग निर्विरोध 454 सांसदों ने समर्थन किया, 2 AIMIM के सांसदों ने विरोध किया, बेमानी था। यही हाल राज्यसभा में भी होगा। तो फिर दिक्कत कहां है? 2 पहलू हैं, 2 मुद्दे, उन पर गौर करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। पहला, जनगणना होनी है। यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, सरकार ने यह साफ कर दिया है। उसमें भी कुछ संवैधानिक कानूनी जरूरतें हैं, पाबंदियां हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूं। जनगणना 2021 में होने वाली थी, पर कोरोना काल था, नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई है। अब नई सरकार बनेगी, वो बनेगी मई 2024 के आखिरी हफ्ते में, वो जनगणना शुरू कराएगी। जनगणना में अमूमन 2 साल लगते हैं। 2011 वाली जनगणना मुकम्मल हो पाई थी 2013 तक, 2 से 2.5 साल, ये आप मानकर चलिए। तो 2024-25 ये जनगणना की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन। नई लोकसभा सीटें इजाद हो सकती हैं, इलाके बदल सकते हैं, और यहां पर तो संख्या भी बढ़ेगी। जो 552 ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा में हो सकती हैं, वो 600 650 भी हो सकती हैं। तो परिसीमन होगा। अब परिसीमन में कितना वक्त लगता है, यह बहुत जरूरी सवाल हो जाता है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान परिसीमन की पुनर्समीक्षा या समीक्षा, क्या समीक्षा अपने आप में ही समीक्षा होती है, समीक्षा की गई। सरकार की जो रिपोर्ट आई 2002 से 2007 में पेश की गई, मतलब रिपोर्ट सौंपी गई, और 2008 में संसद में पेश की गई। 6 साल लग गए, और 2002 में ही परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए, कि कोई बदलाव नहीं होगा सीटों में। अब ये 2026 में फर्ज कीजिए जनगणना पूरी हो जाती है, हो सकता है वो 2027 तक भी चली जाए, परिसीमन की प्रक्रिया होगी। अब उसमें वाजपेयी सरकार के दौरान जितना समय लगा था, 6 साल लग गए, तो वो तो 2033 हो गया। तो 2034 के लोकसभा चुनाव में क्या महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी? अब उसमें
एक और पेंच आ जाता है। अब पेंच क्या है? पेंच है संविधान का अनुच्छेद 82, आर्टिकल 82। इसको 2002 में संशोधित किया गया था और उसमें क्या कहा गया था? यह वाजपेयी सरकार ने संशोधन लाया था। द डीलिमिटेशन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026। यानी कि 2026 की परिसीमन प्रक्रिया तभी शुरू होगी। द डीलिमिटेशन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026। यानी कि जनगणना 2026 के बाद की हो, पर यह तो 2024-25 की जनगणना की बात है, उस पर परिसीमन होगा तो हो नहीं सकता। तो 2031 का सेंसस प्रोसेस, क्या उसका इंतजार करेंगे? तब गिनती गिननी शुरू कीजिए, वही गणित 2.5 साल, यानी कि 2033 का मध्य, फिर 4-5 साल, 6 साल भी, तो 2039 तक भी जा सकता है। और ये जो उधेड़बुन है, ये मेरी ही नहीं, केंद्र सरकार की भी है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर गौर कीजिएगा। यह संक्षिप्त बयान वहां दिखा रहा हूं, मैं पूरा बयान पढ़ूंगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इस कानून का समर्थन मत करो क्योंकि परिसीमन की वजह से यह अगले चुनाव के बाद लागू नहीं होगा। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कोई ओबीसी आरक्षण या मुस्लिम आरक्षण नहीं है, इसलिए विधेयक का समर्थन ना करें। नहीं है इसमें। मैं कहूंगा कि यदि आप विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी आ जाएगा? यह बात जायज कह रहे हैं अमित शाह। यह 2029 के बाद भी आएगा। अपना समर्थन दें, फिर गारंटी होगी और फिर जो भी सरकार आएगी वो जो भी बदलाव की जरूरत होगी वो लाएगी। प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। तो दरअसल काम सिर्फ शुरू हुआ है क्या? जैसा कि 1996 में वो ना बीजेपी लाई ना कांग्रेस लाई, विधेयक एच.डी. देवेगौड़ा लेकर आए थे 2 सितंबर 1996 को। कानून नहीं बन पाया वो अलग बात है, वो बीजेपी कराएगी। पर 27 साल का वनवास काटा, 27 साल। अब कानून आ जाएगा पर उसके लागू होने का वनवास कितना लंबा चलेगा? अब इसमें भी आधी आबादी को सहेजने की कोशिश की है क्या? विशेष सत्र को और विशेष बनाने के लिए बीजेपी महिला आरक्षण बिल ले आई। ऐसा बिल कोई इसका विरोध ही नहीं कर सकता। कम से कम वक्त में इतना बदलाव तो आया है। एजेंट ऑफ चेंज अब महिला हर राजनीतिक दल मानने को तैयार है। और महिला 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पुरुषों से ज्यादा तादाद में उन्होंने वोटिंग की थी। यह आंकड़ा मैंने कल आपको बताया था। तो महिलाओं के हितैषी के तौर पर दिखाई देना चाहती है बीजेपी, और एक लाभार्थी जाति और महिलाओं में अच्छी खासी ट्रैक्शन है प्रधानमंत्री मोदी की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसी को भुनाने की कोशिश है क्या कि आता रहेगा आरक्षण, तो जब होगा होगा। सीए भी कानून बन गया था 2020 जनवरी में, उसके रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस अभी तक तय नहीं हो पाई। 8 एक्सटेंशन हो चुकी है, यानी कि सीए अभी तक लागू नहीं हो पाया है। कानून बन गया, यही हश्र हो जाएगा क्या? और क्या इसीलिए अब महिला आरक्षण में पिछड़ों के आरक्षण को जोड़ रही है क्या कांग्रेस? 2010 में जो विधेयक लेकर आई थी उसमें इसका जिक्र नहीं था, पर अब राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इस बिल को आज ही पास करें, परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं, कि आने दो, हम तैयार हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस महिलाओं को 33% आरक्षण दे दो और जातीय जनगणना करा लो। हमारे द्वारा आयोजित जाति जनगणना के आंकड़े जारी करें, और यदि आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस किया था यूपीए सरकार ने। मायावती कह रही हैं इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा।
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं यह महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 सालों से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 सालों में लागू नहीं होगा। तो मच अडो अबाउट नथिंग, अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि हल्ला तो बहुत काटा जा रहा है, पर दरअसल सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण, आधी आबादी को पूरी आजादी कभी मिलेगी भी क्या? राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के नाम से भी मशहूर हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2014 में उन्होंने यानी कि बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके इस देश के बेरोजगारों को गुमराह किया और काला धन वापस लाने और गरीबों के खाते में 15-20 लाख रुपए देने का वादा किया। इस बार वे महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। पर आपने भी क्या किया था, आपके सहयोगियों ने क्या किया था? महिला आरक्षण पर क्या क्या बोले थे शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, कई बार दोहरा चुका हूं तो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। यह छद्म महिला समर्थन चल रहा है क्या? यह एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है आप मुखालफत भी नहीं कर सकते, तो उसी में पेंच भी ढूंढे जा रहे हैं, पर असल में यह जमीन पर उतर भी पाएगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट के, और सवाल क्या है? महिलाओं को आरक्षण जारी रहेगा सियासी रण? मैंने किया और पहले जनगणना फिर परिसीमन, कब तक रहेगी उलझन? और इसी में जुड़ जाता है कि ये महिलाओं के आरक्षण में अगड़े और पिछड़े का खेल भी अब शुरू हो जाएगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं। कुछ कानूनी पहलुओं की मैंने बात की, ए के वाजपेयी। नेहा यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो जी, आप महिला आरक्षण विधेयक ले आए, कानून भी बन जाएगा महेश वर्मा, और ये ईश्वर की इच्छा थी, पूरी कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। ये लागू कब होगा ये कोई बता नहीं रहा है। उलझन के बारे में जरूर एक स्वीकार्यता दिख रही है, कब होगा लागू ये? संदीप भाई, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया और मुझे लगता है कि इसके जरिए कुछ हकीकत से पर्दा जो है आज उठेगा और आपके दर्शकों को पता चलेगा कि इस देश में 1973 कह लीजिए, लगभग 50 साल की कवायद के बाद जब एक कानून अपना स्वरूप ले रहा है तो उसमें किस तरह की राजनीतिक बाजीगरी की गई और नीयत के ऊपर सवाल उठता है। आज सवाल ये उठता है कि 2019 का एक डाटा उठाइए, 800 महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और मात्र 72 महिलाएं चुनाव जीतती हैं। आखिर क्यों? आप अब चले आइए जो नगर निकाय और पंचायत चुनाव, जहां पर कम से कम 20 ऐसे हाई कोर्ट पसोपस में पड़े कि वहां की सरकारें जो हैं ये तय करने में परिसीमन करा के कि भाई महिलाओं की सीट जो है, जहां महिला बाहुल्य क्षेत्र है, उसको जो है ओबीसी, एससी, एसटी करते कराते वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का आप नगर निकाय और स्थानीय चुनाव के ऊपर जो वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तब ये तय हुआ कि परिसीमन के बाद जिस अनुपात में, जिस संख्या में लोग हैं, उसी अनुपात में रिजर्वेशन आरक्षण को तय किया जाए। तो आखिर में सरकार की नीयत जो है, कानून लाई है, कानून के नाम पर जिस तरह से धोखा परोसा गया 50 साल में, लागू कब होगा? आप क्या कहेंगे? लागू कब होगा? कानून बन जाएगा, आज हो जाएगा राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी नहीं। लागू कब होगा? मतलब किस चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित मिलेंगी? हाँ संदीप भाई, ये क्या मजाक है इस देश में? आप कानून बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि लाइसेंस जो है ना, बंदूक का लाइसेंस एक बनाएंगे और उसको फिर हम शेर को दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि शेर हमारे ऊपर कुछ नहीं करेगा।
तो आप वही काम करते रहे, इस देश में कानून बनाते रहे, लोगों को भरमाते रहे। आपकी नियत इंटेंशन ये रही नहीं कि कभी महिलाओं की तरक्की हो। आखिर जब तक परिसीमन नहीं होगा, जनगणना नहीं होगा, तब तक आप कैसे तय करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सी महिला जीत पाएगी? उसको जीतने का आधार कैसे बनाएंगे? उसके प्रतिनिधित्व 33% जीतने के आधार पर परिसीमन थोड़ा कैसे जस्टिफाई होगा? सवाल ये मत है। दीजिए। ना महेश वर्मा, आप की बात पत्रकार भी रहे हैं। नहीं, अरे इसमें एक मिनट सुनिए। ना सुप्रीम कोर्ट, सुनिए। नहीं, आप गलत ट्रैक पे लेके अगर बहस को जाएंगे तो के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार 2010 सुप्रीम कोर्ट का आदेश उठा लीजिए। क्या कहता है? 50% से अधिक जहां पे एसटी की आबादी होगी वहां स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है संदीप भाई? आप मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव जीतने के आधार पर जनगणना और परिसीमन का कोई लेना देना नहीं है। आखिर में फिर आप कहां लड़ाएंगे? आप ये कह देंगे कि जहां पुरुष 90% और 10% महिला, वहां भी महिला, उसको भी महिला वार्ता ही तो कर रहे, घोषित कर दिया जाए। वार्ता कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं ना। आपने बाजीगरी शब्द इस्तेमाल किया। बाजीगरी कौन कर रहा है? जनगणना हुई नहीं जी, परिसीमन हुआ नहीं, ये कानून उसके बाद लागू हो सकता है, चुनाव में 6 महीने बच गए, अब याद आती है। ये बाजीगरी कौन कर रहा है फिर? तो आपको किसने मना किया था कि 2010 से आप जो है, किसी ने मना किया था क्या कि कोई? हमने कहा था कि कांग्रेस को किसी ने मना किया 2014 में लाने के लिए, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, अब ला रहे हो। ये लाने के लिए किसने मना किया था? हाँ, हम कब कह रहे हैं कि हम आज जो लेकर आ रहे हैं उस पर राजनीतिक सवाल नहीं उठेंगे? स्वाभाविक है, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो है हमारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि 50 साल और बनाम 9 साल को अगर कहीं आप कंपेयर करेंगे तो लोगों को कहीं खुशी है इससे कि एक ऐसी चीज लेकर हम आ रहे हैं, कम से कम वो 50 साल से। पर ये मालूम नहीं लागू कब कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात महेश भाई, आपको मालूम है कि, अरे महेश भाई सुनिए ना भाई, एक छोटी सी और जानकारी आपके दर्शकों को देना जरूरी है। दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में स्पष्ट रूप से मनमोहन सिंह सरकार को कहा कि आप आरक्षण के ऊपर, ओबीसी के ऊपर एक कानून लेकर आइए। आज ये लोग किस तरह से छटपटा रहे हैं, किस तरह से उबाल खा रहे हैं, किस तरह से। अब कल तक तो ये हो रहा था कि भाई सारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेके और सारे लोग बोल रहे थे, आप राहुल गांधी जी ने उन सबको ओवर रूल कर दिया कि नहीं साहब, हम तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे नहीं सोचेंगे। तो ये राजनीतिक बाजीगरी, इसके ऊपर नहीं कहेंगे तो और क्या? मतलब कांग्रेस 2010 में किस तरह की जो विधेयक लाई थी उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आपने कांग्रेस की राह पर चलना मुनासिब समझा। कांग्रेस कह रही है नहीं होना चाहिए। अब नहीं, उसको ये कहा गया कि नहीं साहब, हम उस राह की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस कानून के प्रति या आरक्षण को लेकर, परिसीमन को लेकर, जनगणना को लेकर अगर आपको इतना ही था तो आपको विरोध करना चाहिए। कहते ना कि नहीं जी, इस वो तो कह रहे हैं ये परिसीमन और जनगणना के चक्कर में फंसो ही ना, सीधा लागू कर दो। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं तो आप समर्थन किस बात के लिए किए लोकसभा में? आप पूछिए ना जरा सवाल इनसे। अरे भाई, कानून का समर्थन किया, लागू तो लागू सरकार को करना है। अब यहाँ पर क्या सरकार, संदीप भाई एक मिनट सुनिए, ओ चित भी मेरी, पट भी मेरे, आंटी मेरे बाप की, ये वो सरकार कर रही है कि मैं कर रहा हूं। अनुच्छेद 82 उसमें संशोधन किया 2002 में वाजपेयी सरकार ने। संशोधन क्या कहता है कि परिसीमन की प्रक्रिया नया सेंसस जो 2026 के बाद का हो तभी हो पाएगी। तो 2026 के बाद का तो है नहीं, 2024 में आप जनगणना शुरू कराएंगे अगर आपकी सरकार बनती है, जिसकी भी बनती है। तो 2026 के बाद जो परिसीमन शुरू होगा वो उस जनगणना को तो आधार मान ही नहीं सकता। तो मतलब 2031 तक मामला टल गया, वो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। गलत पढ़ रहा हूं क्या? मेरी समझ थोड़ी कम है, थोड़ा मुझे बताइएगा अगर मैं गलत समझा तो। नहीं,
आप एक जो कानून की बात हो रही है, जो आज कानून बन रहा है और उस कानून में जो परिसीमन का जो उल्लेख किया जा रहा है, उसको कहीं उससे कोरिलेट कर देना, वो ओवर रूल हो गया। आज जब ये कानून बन रहा है हो गया। तो जो चीज हमारे यहाँ संविधान में, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरत, एक मिनट मैं यहाँ पर आप ही के सहयोगी, एक मिनट, आप ही के सहयोगी जाने माने वकील भी हैं, मतलब सरकार कानून ले आई तो पूछिए 82वां संशोधन, 82 अनुच्छेद में जो संशोधन किया था वो ओवर रूल हो गया। देखिए ऐसा होता है संदीप जी, कानून तो ये कहता है ना 2026 में परिसीमन उसके बाद हुई, 2026 के बाद हुई पहली जनगणना के आधार पर ही हो सकता है। देखो कानून की मुसीबत क्या है कानून की, अच्छा। यही अंग्रेजी लिखी हुई है। हाँ। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं, दुबे जी अपने अच्छा, आप अपने हिसाब से बताइए, और मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, तभी कोर्ट जाना पड़ता है। वो 3 जज बैठे होते हैं, वो अपने हिसाब से फैसला देते, यही है ना। अच्छा। हमारे पढ़ने का जो नजरिया है वो 2 तरीके से है। एक तो कौन शख्स है जो लागू कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। अच्छा, मतलब इच्छा शक्ति है, ऊपर है सरकार। एक सेकंड सुनिए, संविधान तो बदल सकती है, सरकार ही बदलती है। तो वो अभी बदल देते, अब बदल देते और फिर कानून ले आते, विधेयक ले आते। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, बदल के ही लाए हैं ये। अच्छा बदल दिया, अमेंडमेंट किया ना, अमेंडमेंट। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी की जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड, तो अनुच्छेद 82 में जो संशोधन किया था उसको भी संशोधित कर देते। क्लैरिफाई मैं करता हूँ। हाँ। 3 पार्ट है इस जो अमेंडमेंट हुआ है। एक पार्ट है डिलिमिटेशन, एक पार्ट है सेंसस, और एक पार्ट है सीटें बढ़ाना। 2 चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है। आज की डेट में 543 सीट है लोकसभा की। आप उसको बढ़ाने की अगर प्रक्रिया करनी है, 650, 700 जो भी करनी है, तो उसके लिए पहले सेंसस होगी, जो आर्टिकल 82 आपने पढ़ा है वो लागू होगा, और फिर डिलिमिटेशन होगी। और उसमें भी कंडीशन है जो वाजपेयी गवर्नमेंट लेके आई कि 26 के बाद के जो सिलसिला है उसमें लागू होगा। 26 के बाद की जनगणना पर परिसीमन होगा। अब एक सेकंड रुको। हाँ। हम यहीं रुक गए, हमें नहीं बढ़ानी सीटें। हमें बढ़ानी ही नहीं सीटें। दुबे जी जरा ध्यान से, जो वाजपेयी सरकार ने भी नहीं बढ़ाई थी। हमें बढ़ानी ही नहीं, हमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना ही नहीं फिलहाल। एक सेकंड समझिए इसको जरा, यही तो इंटरप्रिटेशन का होता है। मतलब ये तो फिर 24 में भी लागू हो सकता है। क्यों नहीं होगा? होगा। मैंने कौन कहा, कौन शख्स कौन है करने वाला? 2024 में लागू होगा। एक सेकंड, जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, सुबह सुबह पता चलता है सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। जो आदमी अपना जहाज कहां से आ रहे थे और पाकिस्तान की शादी में चले जाते हैं, जो आदमी रात को 8 बजे नोटबंदी भी करता है देश हित में, मतलब आप उसकी नियत में शक कर लोगे? ये विपक्ष जो है गुमराह हो रहा है, इनकी समझ पे मुझको, मेरे पास शब्द नहीं है। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं और हमारे पास सूत्रों के हवाले से सरकार के खेमे से भी ये खबर आ रही है कि सरकार तत्काल लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। महिला आरक्षण बिल में संशोधन का भी प्रस्ताव आ रहा है, ओबीसी कोटे का प्रस्ताव भी हो रहा है, उसको आप खारिज कर रहे थे, और तुरंत लागू करने का भी प्रस्ताव। सुजाता पॉल, इन्हीं मांगों को तो लेकर आवाज बुलंद की आज राहुल गांधी ने, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये तुरंत लागू करने के लिए तैयार हैं। फिर इसमें कोई मीन मेक की बात तो नहीं रह जाएगी। देखिए संदीप जी, 27 साल के वनवास की आप बात कर रहे हैं, हमें तो 75 साल का न्याय नहीं मिल रहा था, आधा अधूरा अधिकार दिया जा रहा था। 55 साल उसमें आपका राज था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। और हम जब इसको लेके आए 2010 में, तो बहुत बातें करी जा रही हैं कि 2010 में लाए, हम क्यों नहीं कर पाए। लेकिन मैं दोनों का ड्राफ्ट पढ़ रही थी और दोनों के ड्राफ्ट में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फर्क कहाँ आता है, सेंसस और परिसीमन के विषय को लेकर। मगर इसमें एक खास बात है, अभी आपके पैनलिस्ट तमाम बता रहे हैं कि ये 2002 में संशोधन आया था आर्टिकल 82 में, तो 2010 में अगर ये कानून बनाने की कोशिश करी गई, तो क्या ये साफ नहीं हो जाता कि अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन दिया था उस बिल को, और निर्मला सीतारमण उस वक्त स्पोक्स पर्सन थी, और मुझे बिल्कुल याद है कि उन्होंने कहा था कि हम इस ड्राफ्ट से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और आज अगर ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 82 का संशोधन 2002 में आया, उसके कारण सेंसस जो है वो 2026 के बाद वाला, उसके बाद परिसीमन वगैरह,
तो आप मुझे परिसीमन की बात जब ये कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि 2011 में आया था ना सेंसस, 2010 में जब ये कानून लाया गया तब इसमें सेंसस की बात नहीं करी गई, तब इसमें परिसीमन की बात नहीं करी गई। आगे चली गई सुजाता, आप अच्छी रिसर्च करके आई हैं, बात उससे आगे चली गई। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो आप मांग कर रहे थे कि तुरंत लागू कर दो, तो अब ये पता लग रहा है कि तुरंत लागू करने का संशोधन भी ले आएंगे, ओबीसी को आरक्षण भी दे देंगे, फिर तो कुछ नहीं बच जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम तो जनता की आवाज, हाँ। और ये हमारा सपना है, राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को उचित स्थान मिले, पॉलिटिकल स्पेस मिले, और इसी कारण से आपने देखा कि पंचायती राज में 30% का रिजर्वेशन आया, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी जी राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने की कोशिश करती रही। हाँ, हमारी मजबूरियां थी कोalition सरकार के कारण, मगर आपको वो भी याद करा दूं कि कैसे उस समय योगी आदित्यनाथ ने इसका विरोध किया था, वो तो भाजपा के साथ थे ना। तो अगर ये किसी और के बारे में कहते हैं तो अपने अंदर भी इनको झांक अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज को आगे लाना जरूरी है। अगर देखिए, अगर किसी भी क्लास में अगर सबसे कमजोर बच्चा पीछे रह जाएगा तो वो टीचर फेल है, क्योंकि अगर पूरी क्लास को आगे ले जाना है तो सबसे कमजोर लिंक को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ओबीसी समाज के हितैषी बनते हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये जरूरी है कि आज उनको भी आगे बढ़ाया जाए। वो महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं सुजाता, तो जो वो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, 2009 के बाद कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, अब ये जो नया आप नारा बुलंद कर रहे हैं कांग्रेस का हाथ पिछड़ों के साथ, ये भी एक राजनीतिक रणनीति है ना। वो महिलाओं को साध रहे हैं, आप कह रहे हैं जी पिछड़ों की बात कैसे भूल जाओगे, यही खेल हो रहा है। ये नारी शक्ति किसकी नैया पार लगाएगी खेल वहां अटक गया है क्या? देखिए सत्य, हम जो संविधान मान सम्मान किया, वो संविधान हमेशा से उचित स्थान देता रहा है पिछड़े तबकों को, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को और समझते हैं, और ये लोकतंत्र है, कभी कोई पार्टी आएगी और कभी कोई पार्टी आएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि हमारी जो विचारधारा है उसमें कोई फर्क आ जाएगा। हम जो भी लोग पीछे होते हैं उनको आगे लाने की बात हमेशा करते रहे। नहीं की थी 2010 में, कहाँ की थी? नहीं 2010 में आपने नहीं की थी, पर नेहा आप युवा हैं, अब जो अब खबर आ रही है, देखिए गेम अभी बदल रहा है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की ये सवाल पूछते हुए कि 2029 में लागू होगा महिला आरक्षण, 2034 में या 2039 में। अब आ रहा है कि नहीं, इस पे भी संशोधन करके तुरंत लागू कर दिया जाए। तुरंत लागू का आप स्वागत करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए संदीप जी, किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठ कर के एक महिला होने के नाते हमने इस महिला आरक्षण का सपोर्ट किया, हमने महिला आरक्षण को बल देने का काम किया है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि सदियों के बाद में और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद में महिलाओं के मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन इसकी जो लड़ाई थी सर्वप्रथम अगर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने उठाई थी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1962 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक महारानी, ग्वालियर की महारानी के खिलाफ में सफाई कर्मी सुखो रानी को चुनाव लड़ाया था, और उस समय पे देश में एक नई बहस की शुरुआत हुई थी कि महिलाओं को भी सशक्त करना है, उन्हें भी। एक मिनट नेहा, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ नेहा, एक सेकंड रुकिए। ये जो खबर मैंने अभी बताई कि सूत्रों के हवाले से जो आ रही है, ये खबर सरकार नहीं लेकर आ रही है संशोधन प्रस्ताव, ये दरअसल संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस ने दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस ने यह संशोधन प्रस्ताव दिया है कि तुरंत लागू करो। एक मिनट रुकिए, महेश वर्मा को लेकर आइए, महेश वर्मा को लेकर आइए स्क्रीन पर। महेश वर्मा, ये कांग्रेस का संशोधन प्रस्ताव है, सरकार को स्वीकार लेना चाहिए तत्काल। हाँ, स्वाभाविक है, वो तो जिन लोगों ने भी दिया है वो हमें मालूम है कि राज्यसभा में इस तरह का संशोधन प्रस्ताव आया है, लेकिन सवाल है कि लोकसभा में जो चीज़ पास हुआ है उसको अगर यहाँ हम संशोधित करते हैं फिर क्या होगा? क्या होगा? वापस लोकसभा जाएगी, वहां भी पास हो जाएगा। कल भी है कार्रवाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है साफ दर्शाता है
कि आपकी नीयत वो नहीं है। नहीं, सरकार की नियत पर भी तो सवाल उठेंगे। अगर ओबीसी आरक्षण के आप पक्ष में हैं, आप महिलाओं के सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तत्काल ले आइए। नहीं सर, माफ कीजिएगा आप सर, आप अपने दर्शकों को आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई बात मत बताइए संदीप भाई। मैं कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देता, मुकम्मल कर रहा हूं जानकारी को। मैं फिर वही कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को ले आइए, इसको तत्काल लागू कीजिए, परिसीमन हटाइए, जनगणना हटाइए, उसके बाद इसको ये करिए, ये सारी चीज़ों को हटाकर और आप जो है इस कानून को लेकर आइए। राहुल गांधी जी का बयान जो है आज कुछ हद तक यही आया। कल मल्लिकार्जुन सरकार को मान लेना चाहिए कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार की नियत, सर मैं वही कह रहा हूं, साफ हो जाएगी। आज तक देखिए ना, कल से आज तक कितना बड़ा ड्रामा हो गया। जो आप कह रहे थे कि हम कहीं कानून बनाना अलग चीज है, लागू भी तो होना होगा ना, जमीन पर भी तो उतारना होगा। नेहा यादव को लाइए स्क्रीन पर, नेहा यादव को स्क्रीन पर लाइए। नेहा, ये तत्काल मान लेना चाहिए। यहाँ पर मंशा को लेकर दोनों तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे क्या हमें? सर, ये बिल लेकर के तो आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि कब तक ये बिल धरातल पे लागू हो पाएगा और कब महिलाओं को उनका सम्मान मिल पाएगा। और हमने कहा कि अगर जो संशोधन जो दिए हैं विपक्षी दलों ने, अगर उसको ओबीसी रिजर्वेशन को ये फॉलो करते हैं, ओबीसी आरक्षण को लागू करते हैं और माइनॉरिटी महिलाओं को भी उनका हक सम्मान देते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन इसमें लागू करते हैं, तो निश्चित ही विपक्ष इसका स्वागत करेगा, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करेगी। लेकिन इनकी मंशा और नीयत साफ नहीं है। आप बताइए, संसद के पहले दिन महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा जुमला प्रधानमंत्री जी ने दिया आकर के, उसमें स्पेशल इनवाइटी गेस्ट कौन आए? कंगना रनौत जी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, ईशा गुप्ता जी वो भी अभिनेत्री हैं, और सपना पांडे जी वो भी अभिनेत्री हैं। ये सशक्त महिलाओं को ला करके अनुराग ठाकुर जी लड्डू खिला रहे थे। कोई गरीब समाज से आने वाली महिला, खेतिहर मजदूर महिला, गांव समाज से आने वाली महिला, किसी को बुलाया गया संसद में? और तो और जो भारत की सबसे सशक्त महिला हैं, देश की राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, उनको तक बुलाया नहीं गया। तो आप इनकी मंशा जान सकते हैं, किस तरह के लोगों को ये बढ़ावा देंगे, किस तरह के गरीब समाज से सवाल मंशा पर भी आ गया, अगड़े पिछड़े पर भी आ गया। और एक मिनट नेहा, अभी अब हाँ करिए पूरी बात। एक और आंसर है, हाँ करिए, बोलिए जी। और गीता मुखर्जी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने 7 मांगे रखी थी। उनमें से 2 मांग पूरी नहीं हुई। हमारी पार्टी तो मांग कर रही है आप राज्यसभा और विधान परिषद में भी रिजर्वेशन को लागू कर दीजिए, उसमें नहीं आप कर रहे हैं, केवल लोकसभा विधानसभा में देंगे। जो मतलब इलेक्टिव तो आप दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिव में आप नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ सकें। और दूसरा, ओबीसी रिजर्वेशन की सिफारिश की थी, उसमें उसको भी नहीं लागू किया। तो गीता मुखर्जी की जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। इसी की वजह से लंबे समय तक रुका और भारत की आजादी में सिर्फ पुरुषों का योगदान नहीं है, हमारा भी उतना ही योगदान है भारत की आजादी में जितना पुरुषों का। नेहा, आप महिला हैं, पर जब पैनल में 6 आदमी बैठे हो, दूसरों को भी वक्त देने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी कि नहीं? अभय दुबे, यहां पर सवाल अब मंशा पर आ जाता है, महिला आरक्षण। और अगर मोदी सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ये ताल ठोकती है तो सही है, कानून तो कोई नहीं बना पाया, ये कानून बना देंगे। पर अब लागू होना कानून, वो भी उतना ही जरूरी हो जाता है, तभी असल मायने में सशक्तिकरण होगा महिला का। वो तारीख कब होगी? विपक्ष कह रहा है कि तत्काल लागू कर दो। विपक्ष के क्लोजेट में भी बहुत सारे स्केलेटन्स हैं। तो मंशा को लेकर इस राजनीतिक रणनीति, राजनीतिक नैरेटिव जो बुना जा रहा है, आपका आकलन क्या है? देखिए, आपने जो नई खबर अभी भी दी है 2 मिनट पहले, इसने पूरी परिस्थिति को बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से लगातार मांग उठ रही है कि इसमें ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण हो, यानी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित किए जाएं।
ये नौकरियों का उसका आरक्षण नहीं है, हाँ। निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित करने का आरक्षण है। हाँ। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी इसको पहले भी रिजेक्ट कर चुकी है, अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए तैयार होती तो वो बिल मिलाती उसको, वो तो नहीं लाया। अब जब कांग्रेस ने लोकसभा में पास करा दिया, अब कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रस्ताव रख दिया राहुल गांधी के भाषण के बाद में। अब जब प्रस्ताव आ गया है वहां पे, तो जितनी भी ओबीसी आधारित पार्टियां होंगी जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया है इस बिल को, वो उस प्रस्ताव के इर्द गिर्द गोलबंद होंगी और फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद होगी। उन्हें उन तमाम दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये गुगली डाल दी है हाँ, विपक्ष ये ने। देखिए अभी तक सारी पिच भाजपा कि हम सेट तो कर रही साथ थी। हैं, अभी तक हम तो महिला आरक्षण मैं के ये कह रहा फेवर हूं में कि हैं, अभी तक- लेकिन बीच में ये पिछड़ी जाति को भी आरक्षण मिलना अभी चाहिए। तक सारी पिच भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, लोकसभा में तक पास हुआ, तब तक पिच आपकी है, अब थोड़ी सी पिच हमारी भी है। अब आप बताइए कि आप इस पिच के ऊपर कैसे खेलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारात्मक लाइन है, वो लाइन ये है कि हम ओबीसी के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं करेंगे, और ओबीसी जो आरक्षण चाहता है वो सब दे रहे हैं लगातार। भाजपा का बड़े पैमाने पर ओबीसीकरण हो ही चुका है। हाँ, 29 मंत्री हैं, लेकिन देखिए 85 सांसद हैं। इसमें सीन क्या है, जैसे ही ओबीसी महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुए, वैसे ही ओबीसी पुरुषों को भी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने की मुहिम लगाने का मौका मिल जाएगा, और उसको रोक नहीं सकते। फिर आप किस आधार पर आप रोकेंगे? एक समुदाय की स्त्रियों को आरक्षण देंगे आप, और उस समुदाय के पुरुषों को आरक्षण नहीं देंगे। तो ये स्त्री महिला पुरुष दोनों की ही पिछड़े हुए लड़ाई, हैं। तो महिला की लड़ाई अब अगड़े पिछड़े पर भी आई। मेरा कहना है कि ये अगड़े पिछड़ों की लड़ाई तो हमेशा ही से रही है। और नहीं, आगे मैं भी जारी अगड़ा रहेगा। पिछड़ा शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं अबे, क्योंकि महिलाओं में भी देखिए एक ये सोच भी है, बड़े तबके में, बड़ी राजनीतिक जमात में, कि महिला आरक्षण बिल कानून भी बन जाए, लागू भी हो जाए, तो अभिजात वर्ग की, संभ्रांत वर्ग की महिलाएं उसका ज्यादा पुट अपने हिस्से में ले लेंगी, वही चुनकर आएंगी। देखिए अब अब ये अगड़ी पिछड़ी लड़ाई भी आ गई इसमें, महिला पिछड़ी आरक्षण लड़ाई भी आ गई है। और बिल को पास कराने के सवाल पर अब राज्यसभा में जम के राजनीति होगी, जम के विवाद होगा, और जितनी आसानी से लोकसभा में सब मामला मक्खन की तरह निपट गया है, उस तरीके से राज्यसभा में और नहीं निपटेगा। उसमें फिर सवाल ये उठेंगे जो मैं पूछ रहा था महेश वर्मा से भी, कि भाई क्या आपको नहीं पता, जनगणना होनी है, उसके बाद परिसीमन हो सकता है। अनुच्छेद 82 कहता है 2026 के बाद का वो आपने शुरू में ही अपनी भूमिका में कहा था कि 2034 तक जा सकता है। हाँ। और बिल तो केवल 15 साल के लिए है। हाँ। तो ये तो हो जाए, या फिर हम उस थीसिस पे विचार करें जिसका भी आदरणीय वाजपेयी जी ने पेश किया था। अब आदरणीय वाजपेयी जी जो पेश किया था उसमें ओबीसी वाला मामला आ गया है। हो सकता है कि सरकार इस बात पर राजी हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने दो चीजें साथ में रखी हैं, तुरंत लागू कीजिए, तुरंत भी, और ओबीसी के लिए भी कीजिए। आपने कहा तो तुरंत मामला तो फंस कर गया। सकते हैं, वो आपने साफ कहा, मेरी बात- पर वो ओबीसी की तो बात पे अड़ेंगे। ओबीसी का नहीं हो सकता। देखो धर्म के नाम पे या कास्ट बेस, इसमें रिजर्वेशन करने ये के साफ लिए आप कह रहे हैं, ये साफ नहीं, आरक्षण कास्ट बेस नहीं होता है। नहीं, वो दिस इज व्हाट आई से, वो हो ही नहीं सकता। ना आरक्षण धर्म कास्ट बेस बेस होगा नहीं ना होता। कास्ट बेस होगा, दोनों नहीं होंगे। ओबीसी को आरक्षण देने की मांग कास्ट बेस आरक्षण की नहीं है। तो किस बेस पे होगा? नहीं, संविधान ओबीसी में संविधान ये कहता, एक मिनट आपकी बात सही है, मैं आपको बता, संविधान ये कहता है कि जाति जो है वो पिछड़ेपन को नापने का एक बैरोमीटर है। जाति आधारित आरक्षण नहीं है, आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से है। वही तो हाँ। कांग्रेस वही तो उसी कह रही है आधार पे संशोधन में, एक कि सेकंड, जो हमने सर्वे किया था 2011 में, सिर्फ- वो उसको आधार बना लो, वरना हम उसको सार्वजनिक भी कांग्रेस को करेंगे। छोड़िए ना, वो क्या कह रही है, हम उनके उसमें नहीं अरे आ सकते। राजनीति भाजपा के तो अंदर हम कह रहे हैं। देखिए एक सेकंड, संदीप जी, हमारी भाजपा में दिक्कत- अंदर डिमांड है। नहीं। अनुप्रिया पटेल ने डिमांड की अरे है, माँ भारती ने हमारी डिमांड की है। दिक्कत- देखो सरकार की दिक्कत क्या है, संवैधानिक दिक्कत है वो संवैधानिक दिक्कत है नंबर 1। और नंबर 2 कांग्रेस क्या कह रही है, हम भी राजनीति करना जानते हैं, बीजेपी भी राजनीति करना, उनकी पिच पे हम थोड़ी खेलेंगे। तो इस अगर- राजनीति यही में तो मैं कह महिला रहा हूं, पिसेगी क्या, ये अपने आप में लाख टके का सवाल है। या जी अभी लागू करना है तो कर देंगे, लेकिन ओबीसी कोटा नहीं देंगे इस महिला आरक्षण में। क्या ये खेल भी अभी होता दिख रहा है, और राज्यसभा से और जानकारी आएगी।
बात हो रही है महिला आरक्षण की। जो पेंच आ गए हैं उन पर चर्चा करूं उससे पहले मैं एक माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। मैं दो नेताओं के नाम लिए थे जो महिला आरक्षण विधेयक का 2010 में विरोध कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव। मेरे मुंह से गलती से शरद पवार निकल गया। हमारे दर्शक है डॉक्टर दिनेश शर्मा मेरठ से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरा संदेश अच्छा ना लगा हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर साहब, माफ़ी मांगनी मेरी जिम्मेदारी है, गलती मुझसे हुई। लेकिन इस बिल को लेकर अब पिच क्या आप तैयार करने लगे? ये घेराबंदी का हिस्सा है या आप दरअसल 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाए उसके लिए तैयार हैं? सुजाता पॉल तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है, तो सपना है हर महिला का। और अगर आप महिलाओं की बात करते हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, भाजपा की महिला प्रवक्ता कुछ भी आके बोल रही हूँ हर कार्यक्रम में, मगर सपना तो ये सबका है, बोल भले ही ना सके। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा, हमने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, अपनी पार्टी की पहली एक अध्यक्ष महिला दी। तो इसलिए अगर आप आज देखेंगे तो ये जरूरी है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, आज मिले, अभी मिले और पूर्ण रूप का अधिकार मिले, आधा अधूरा नहीं। तो क्या हम ये भी मान लें सुजाता कि जिस तरह से सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति, 2 AIM के सांसदों के अलावा 454 सांसदों ने समर्थन दिया, सभी ने दिया, वो समर्थन राज्यसभा में जो अभी लग रहा था 7 बजे जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया कि ये ऐसे ही पास हो जाएगा विधेयक, संशोधन पर ऐतराज होंगे और काउंटिंग होगी, ये वो सर्वसम्मति राज्यसभा में नहीं दिखने वाली, क्या ये मानूं मैं? देखिए संदीप जी, अगर कानून बनाना है तो अच्छी तरीके से बनाना है ना। कुछ समय पहले मैं ABP पे ही देख रही थी उमा भारती जी का वक्तव्य, वो भी कह रही थी कि अगर OBC आरक्षण नहीं होता तो वो इसका विरोध करती हैं, वो इसको पसंद बिल्कुल नहीं कर रही है। और अभी महेश जी एक बात कह रहे थे कि जब 2010 में ये कानून लाने की कोशिश करी गई तो हम उसमें OBC वाला प्रावधान नहीं लाए। ठीक है, नहीं लाए तो एक प्रक्रिया है ना, उसमें संशोधन मूव किया जा सकता है। तो आज वही चीज हो रही है और जरूरी ठीक है, भूल सुधार आप कर रहे हैं। नेहा, छोटा सा जवाब चाहूंगा। तो वो सर्वसम्मति से ये विधेयक राज्यसभा में अब पास होता नहीं दिखेगा, अब OBC की लड़ाई पर आंकड़ों की लड़ाई भी जुड़ती दिखेगी। संदीप जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि आपने कहा कि नेताजी और शरद यादव जी ने विरोध किया था। विरोध नहीं किया था, संशोधन की मांग की थी, OBC रिजर्वेशन को जोड़ने की मांग की थी, माइनॉरिटीज़ की जो महिलाएं हैं उनको इसमें शामिल करने की मांग की थी, जिससे कि समाज की अंतिम पंक्ति की छोटा जवाब चाह रहा था, पर कटी कहना महिलाएं आएंगी तो वहां पर युवा सीटी बजाने लगेंगे। मैं अब फिर उन चीजों को पॉइंट आउट करने लगूंगा, युवा सीटी बजाएंगे, महिलाओं की तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी संसद में, ये बोले थे मुलायम सिंह यादव। इस तरह के बयानों से हमारा कोई नहीं, आप चेक कर लीजिए इस तरह का स्टेटमेंट अगर नेताजी का होता, और अगर आया हुआ तो तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है। अच्छा, चेक अपना इतिहास थोड़ा दुरुस्त कीजिए। आप चेक कर लीजिए, नेहा यादव, नेताजी का ये स्टेटमेंट नहीं है। मैं दुरुस्त करी हूँ, मैं बता देती हूँ, ये स्टेटमेंट मैं खामखा की बहस में नहीं घुसता हूँ, नेताजी का नहीं था, मेरा दुरुस्त है। ठीक है सर, मेरा दुरुस्त है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अब मुझे लाइए स्क्रीन पर PCR। किसी भी राजनीतिक बयान को एक महिला होने के ये बयान मुलायम सिंह यादव ने दिया था, ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कह रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महिला आरक्षण पर जनता जनार्दन की राय क्या है आपके सामने। अनामिका कुमारी हैं पटना बिहार से, वो कह रही हैं महिला बिल में OBC को आरक्षण मिलना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। जबकि एक और दर्शक हैं JP सागर मेरठ UP के, जब अभी लागू होना ही नहीं तो महिला बिल सिर्फ चुनावी रणनीति है। तो चुनावी मोहरे की तरह, प्यादे की तरह महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, या आधी आबादी को पूरी आज़ादी की तैयारी की जा रही है। सशक्तिकरण होगा, कब होगा, इंतज़ार है। नमस्कार।